नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं मिड कैप मस्ती। इस खास शो में हम मिड कैप स्पेस की तमाम हलचल पर आपको नजर रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे मिड कैप बाजार में कहां पर मौके दिख रहे हैं। साथ ही आपको बताने वाले हैं ट्रेड के दमदार मौके। लेकिन बाजार की एक चाल देख लेते कि बाजार में आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। बाजार हालांकि अगर ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखें तो वहां पर काफी कुछ एक्शन है, लेकिन इंडेक्स पर आज निफ्टी बैंक निफ्टी पर काफी दबाव दिख रहा है। तो पहले एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल देख लेते हैं, फिर मिड कैप शेयरों की तरफ बढ़ेंगे। तो निफ्टी अगर देखें तो करीब करीब 55 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, 19,100 के नीचे। बैंक निफ्टी में देखें तो 100 अंकों की गिरावट, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो 350 अंक नीचे निफ्टी बैंक और करीब करीब 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट ऊपरी स्तरों से निफ्टी में भी दिख रही है। कमजोर क्या है निफ्टी में? तो सन फार्मा, ओएनजीसी, एमएनएम जहां पर कमजोरी दिख रही है। और आज के जो गेनर्स है इस बाजार में वो है एसबीआई लाइफ, अच्छी तेजी है, 3% ऊपर है। कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ में अच्छी तेजी है। लेकिन अब मिड कैप शेयरों में कहां एक्शन दिख रहा है वो आपको बता देते हैं। तो मिड कैप में फैक्ट जहां पर शानदार तेजी दिख रही है, फर्टिलाइजर स्पेस में ही पूरे अच्छी तेजी दिख रही है और करीब करीब 9% तक की तेजी फैक्ट में दिख रही है। इसके अलावा केपीआईटी टेक, यहां पर भी जबरदस्त तेजी है, करीब 4% ऊपर केपीआईटी टेक का शेयर ट्रेड कर रहा है। मैक्रोटेक लोढ़ा, यहां पर 3.5% की तेजी दिख रही है। पेटीएम में भी 2.5% और इंडियन बैंक में भी 2.25% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। लेकिन कमजोर क्या है आज के बाजार में? कौन से मिड कैप स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी दिख रही है? तो उसमें देवयानी इंटरनेशनल, यहां पर दबाव है। इसके अलावा पेट्रोनेट, बायोकॉन, एपीएल और प्रेस्टीज एस्टेट्स जहां पर काफी कमजोरी दिख रही है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है कि अगले 3 घंटे में बेहतरीन ट्रेड कौन से हो सकते हैं वो जानने का। और हमारे साथ अब टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल जुड़ गए हैं। मानस जी बताइए, अगले 3 घंटे के हिसाब से बताइए कौन से आपको टॉप ट्रेड मिड कैप में लग रहे हैं आज? देखिए, 2 स्टॉक मेरी नजर में है जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है और लगातार यहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सबसे पहले तो एमसीएक्स पे ध्यान दीजिए क्योंकि यहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। आज हमें कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट 2300 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो एमसीएक्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 24-25 के आपको टारगेट सेट करने हैं एमसीएक्स में। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो सिटी यूनियन बैंक का है। देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ था लेकिन स्टॉक ने लोअर लेवल पे 130 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। फिर रिकवरी में आज स्टॉक ने वापस 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर निकला है। तो आई थिंक सिटी यूनियन बैंक में करंट लेवल्स पे भी आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 134 के रहेंगे और टारगेट 145 के। सिटी यूनियन बैंक और एमसीएक्स ये पसंद है मानस जी को, लग रहा है कि यहां से एक्शन यहां पर बढ़ेगा। एमसीएक्स के लिए टारगेट है 2425 का, 2300 का स्टॉप लॉस लगाए और सिटी यूनियन बैंक 145 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी की सलाह है। चलिए मानस जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक मैनेजमेंट है हमारे साथ। दूसरी तिमाही में स्पंदना स्फूर्ति ने अच्छे नतीजे जारी किए हैं। आय में 69% और मुनाफे में करीब 2.5 गुना की ग्रोथ दिखी है। नतीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्पंदना स्फूर्ति के एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना साहब। शलभ सर, शुक्रिया आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। मेरा पहला सवाल होगा, आपके क्रेडिट कॉस्ट में शार्प एक बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर पिछले तिमाही से अगर तुलना करें Q1 के मुकाबले तो काफी तेज बढ़ोतरी हुई है। क्या वजह रही है? क्या ये वन ऑफ था, आगे चल के नॉर्मलाइज हो जाएगा या आगे भी ये बढ़ सकती है? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जो आपने स्पेसिफिक क्रेडिट कॉस्ट की बात करी है वो उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। एक, हमने जब एआरसी को सेल किया था उसका प्रोविजनिंग है। दूसरा, जो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव्स लिए थे उसमें हमने कुछ फंडामेंटल चेंज किए थे जिसकी वजह से फ्लोज हमने देखे हैं जो बढ़े हैं। वो फ्लोज कुल मिला के और 2 से 3 महीने के अंदर मेरे हिसाब से ठीक हो जाने चाहिए। तो वो जो हमारा जो पुराना लेवल था ऑन प्रोविजनिंग वो वापस आएगा। ये है दूसरा। तीसरा जो था वो एक वन टाइम था, विच इज अ लार्जर कंपोनेंट ऑफ व्हाट यू आर रेफरिंग टू। वो एक वन टाइम है क्योंकि एक कुछ हमारे को एक प्रोवाइड करना था ऑन सर्टेन असाइनमेंट ट्रांजैक्शंस दैट वी हैड डन। सो ये तीनों के कॉम्पोजिशन को मिलाकर जो एलिवेशन की आप जिक्र कर रहे हैं वो हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बड़ी बात है वो ये है कि जो क्रेडिट क्वालिटी है पोर्टफोलियो का
वो प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा 1.4 1.41 का है। हमारा गाइडेंस एज अ कंपनी रहा है कि ये सब ऑफ 2% रहेगा, वो सब ऑफ 2% हम काफी कंफर्टेबल हैं, होता रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। कुछ प्रोविजन जो एआरसी के लिए भी किए गए हैं उस वजह से भी ये दिख रहा है। चलिए, अब अगला सवाल मेरा होगा शलभ सर कि एयूएम आपकी ग्रोथ हुई है दूसरी तिमाही में 69% के हिसाब से। गाइडेंस आपने 12,000 करोड़ का दिया है FY24 के लिए। क्या लग रहा है, ये कुछ कंजर्वेटिव साइड में तो नहीं दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप जैसी कंपनी से हम कर रहे थे, क्या कुछ कंजर्वेटिव तो नहीं है ये फिगर? देखिए, हमने जब आज से 1 साल पहले क्वार्टर जब हमने रिजल्ट्स निकाले थे 11 जुलाई 2022 को, तब हमने एक विजन 2025 डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें हमने 3 साल का पूरा जो हमारा प्लान है वो हमने आप सभी लोगों को सारे मार्केट में हमने शेयर किया था। उस प्लान के हिसाब से हमने कहा था कि एग्जिट FY25 यानी आज से 6 क्वार्टर दूर हम माइक्रो फाइनेंस की बुक 15,000 पे लेके जाएंगे, 15,000 करोड़ पे, और 2,000 करोड़ हम नॉन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस करेंगे। तो ये टोटल 17,000 करोड़ का हमारा प्लान था, जिस प्लान के तहत ये साल एंड हम करेंगे रफली 12,000 करोड़ पे। अगर 12,000 करोड़ देखें तो रफली हमारा 38-39% YOY ग्रोथ होगा, जो विच वी आर वेरी कंफर्टेबल इन अचीविंग। जो आपका क्वेश्चन है कंजर्वेटिव तो नहीं है हमारा। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव्स हमें लेने हैं, जो कि मैंने अभी जिस इनिशिएटिव का रेफर किया जिससे प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ी है, इसी तरह के कुछ 1 या 2 इनिशिएटिव्स और हमने अभी लेने हैं, जो हम ऑलरेडी शुरू कर दिए हमने। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये थोड़ा सा इसको कैलिब्रेट और पेस करना बहुत जरूरी है। वो पेस करने के तहत हम कह रहे हैं कि साल अभी हम रफली अबाउट ऑलमोस्ट 10,000 के पास हैं, हम 2,000 करोड़ और 2 क्वार्टर में डालेंगे, इंक्रीज करेंगे। वी विल एंड द ईयर एट 12,000, शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा उसमें, बट वी आर कैलिब्रेटिंग द इनिंग्स इन माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि थोड़ा सा आपको पेस ठीक रखना होता है। उसमें स्पाइक्स इन ग्रोथ ऊपर नीचे ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो वो बेहतर रहता है कंपनी के लिए। शलभ सर, अब अगला मेरा सवाल होगा अनसिक्योर्ड लेंडिंग को होकर, क्योंकि इसको लेकर चिंता है, क्योंकि जिस तरह के लेवरेज हैं सिस्टम में उस वजह से ये चिंता है। और इस दौरान आपने काफ़ी से नए कस्टमर्स भी ऐड किए हैं। किस तरह से वो प्लेस्ड हैं ये कस्टमर्स, और कितने परसेंटेज ये कुल इन कस्टमर्स में जो यूनिक है आपके लिए? तो इस पे दो सवाल हैं आपके। सबसे पहले तो जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, जो हम भी काफी अखबार में पढ़ते रहते हैं, वो अनसिक्योर्ड एक बहुत बड़ा पाई है, जिसमें फिनटेक की लेंडिंग भी है वगैरह वगैरह। जहां तक माइक्रो फाइनेंस का सवाल है, ये ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ एट इंडस्ट्री लेवल, द AUM इज 4 लाख करोड़, और ये रफली 20% ग्रो करेगा। कंट्री भी ग्रो कर रही है, उस चलते अगर आप देखेंगे तो ये जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज रूरल इंडिया में हैं और ये लास्ट माइल डिलीवरी देती हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रोग्रेस के लिए माइक्रो फाइनेंस का भी प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है। और उसी लाइन में देयर आर इकोनॉमिक टेलविंड्स व्हिच आर काइंड ऑफ टेकिंग अस फॉरवर्ड। ऑन द लार्जर क्वेश्चन कि इसका क्रेडिट क्वालिटी पे क्या असर है और कहीं ओवर लेवरेजिंग तो नहीं है, और आपने एक मेंशन किया कि हमने नए कस्टमर्स जो लिए हैं, यूनिक कस्टमर्स जो स्पंदना के हैं वो अभी रफली 34 से 35% है। मानी कि हमारी पोर्टफोलियो में जो 27 लाख कस्टमर है, उसमें 35% कस्टमर की सिर्फ हमसे रिलेशनशिप है, यानी दे हैव ओनली वन लायबिलिटी टू सर्विस। अनदर सिमिलर परसेंटेज 34 से 35% 1+1 है, मतलब हमारे अलावा कोई एक और है। तो ये दो लोगों का वन और सिंगुलर रिलेशनशिप, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप एंड 1+1 रफली 70% ऑफ द पोर्टफोलियो है। जहां तक हमारे क्रेडिट सोर्सिंग का सवाल है, वी आर वेरी वेरी केयरफुल। हम लोग कंजर्वेटिव लेंडर्स हैं। हमारा थॉट प्रोसेस छोटा टिकट साइज, छोटे लोन देने का है, और हम उसी राह पे चलते रहेंगे। शुक्रिया शलभ सर, आपने वक्त निकाला, बताया कि क्या आप लोगों के प्लान्स है, आगे कैसे स्थिति आप करने वाले हैं, और किस तरह से आप जो एसेट क्वालिटी पर आप लोगों की नज़र आगे भी बनी रहेगी। आपके आने वाले तिमाहियों के लिए, आने वाले नए वित्त वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से बेहतर ग्रो करते रहे। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले मानस जी से एक कॉल स्पंदना स्फूर्ति पर भी ले लेते हैं। आज हालांकि दबाव दिख रहा है, करीब 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। मानस, क्या करना चाहिए स्पंदन स्फूर्ति में? किस तरह से टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर आज?
देखिए टेक्निकली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स दिखते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 840 रुपए के आसपास और ये काफी समय से इस स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा था लेकिन अब क्योंकि वो लेवल्स ब्रीच हो चुके हैं हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है पिछले 3 दिनों से बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं तो जो अब नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 1020 का होगा तो कभी कोई गिरावट देखने को मिले कोई करेक्शन देखने को मिले तो 820 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके टारगेट 1040 से 1050 की रेंज में हो सकते हैं। तो ये व्यू है स्पंदन स्फूर्ति को लेकर, लेकिन अब कुछ एक्शन वाले स्टॉक देख लेते हैं जिसकी बात हम कर भी रहे थे। फैक्ट सबसे पहले, मानस जी क्या लग रहा है आपको? 10% की तेजी है, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में आज? देखिए क्षेत्र की जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर हमें आज काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, कुछ में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और अगर हम स्पेसिफिकली फैक्ट की बात करें तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था, फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब नए मूव में आपको शायद 850 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और एक पोजिशनल टारगेट 850 रुपए का सेट करिए। जी, पोजिशनल टारगेट 850 तक भी जा सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताया वो ध्यान रखिएगा। एक और सवाल केपीआईटी टेक पर, अच्छी तेजी है, 4% ऊपर है, क्या करें यहां पर? देखिए यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है क्योंकि पिछले करीब 10-12 हफ्तों से स्टॉक इसी रेंज में 1200 से लेकर 1220 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह के वॉल्यूम डेवलप हुए और स्टॉक ने 1220 का अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है उसको देख के लग रहा है कि कम से कम 1310 से 1330 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो करंट लेवल्स पे भी आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 1189 के रहेंगे और टारगेट 1310 से 1330 की रेंज में रहेंगे। पर भी खरीदारी की सलाह 1310 से 1330 तक यानी 1330 तक भी केपीआईटी टेक जा सकता है। पीडी लाइट की बात कर लेते हैं। मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद लगाई गई है, मार्जिन में 6% तक का सुधार का अनुमान गोल्डमैन सैक्स ने लगाया है। पीडी लाइट में आज 6.5% ऊपर है, क्या करना चाहिए मानस जी? देखिए अगर खरीदारी नहीं की है मॉर्निंग में तो अब तो फिलहाल लेट हो गया है क्योंकि 6% ऑलरेडी ऊपर है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। आई थिंक 2500 रुपए तक के भाव पॉसिबल है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर आपने मॉर्निंग में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2430 कर लीजिए। टारगेट 2500 रुपए के आसपास के ही रहेंगे। त्रिवेणी टरबाइन का 6% से ज्यादा की तेजी यहां भी दिख रही है, 360 के आसपास, क्या करें? त्रिवेणी टरबाइन माफ करिए मैं स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। सीडीएसएल, क्या लग रहा है यहां पर? आज जबरदस्त तेजी है, 5.5% के आसपास। टेक्निकली भी बताइए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताइए, क्या बढ़िया पिक है ये सीडीएसएल? बिल्कुल, देखिए किसी भी नजरिए से देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी खरीदारी करिए क्योंकि एक ट्रेंड ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉसेस 1400 के आसपास के रहेंगे और 1520 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं सीडीएसएल में। लॉन्ग टर्म की बात करिए, अगर आने वाले 6 महीने की बात करिए तो आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है पिछले हाइस को टच करने का भी जो कि 1725 है और उसके ऊपर शायद 1850 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे क्योंकि जिस तरह के हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे बन रहे हैं तो वहां पर आप बिल्कुल 300 से 350 रुपए के मूव की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉप लॉस 1325 के नीचे लगाना है। चलिए अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल फोन लाइन पर मौजूद है। रत्नेश जी बताइए, ऑप्शंस में आज कहां मौके दिख रहे हैं आपको? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। एसबीआई लाइफ में मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी पोजीशन बिल्टअप हो रही है तो इसमें 2-1 दिन के लिहाज से एसबीआई लाइफ का 1370 स्ट्राइक का कॉल लेना चाहिए जो कि 29 रुपए के आसपास में चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 20 रुपए का, जो टारगेट बनता है वो 45 रुपए तक का बन सकता है। तो इसमें जो मैक्सिमम लॉस बनेगा वो 6750 तक का बन सकता है और प्रॉफिट जो बनेगा वो 12000 तक का बनेगा। ओके, यानी एसबीआई लाइफ 1370 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है 29 रुपए के भाव पर, टारगेट है 45 का और उस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस 20 रुपए लगाने की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया रत्नेश जी ऑप्शंस की ये रणनीति बताने के लिए। चलिए हम मिड कैप स्पेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एफएनओ ट्रेडिंग पर रिस्क डिस्क्लोजर आपको जानना जरूरी है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, इसलिए जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करें आप सतर्क जरूर रहें। चलिए इस बीच एक नतीजे भी आ गए हैं। अरविंद के नतीजे हैं, कंसोलिडेटेड आय 11% घटकर 1922 करोड़ हो गई है। 11.5% यहाँ पर कंसोलिडेटेड आय में कमी देखने को मिली। मुनाफा भी घटा है 36% घटकर
80 करोड़ के आसपास हो गया है शेयर। हालांकि आज के सत्र में यहाँ पे तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखें तो हल्की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। कंसोलिडेटेड आय में 11.5% की कमी और मुनाफे में 36% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये अरविंद को लेकर। अरविंद पर मानस जी आपका व्यू क्या लग रहा है अरविंद में आज? देखिए, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। आई थिंक 164 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक ये पिछले हाईज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 195 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे भी आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्टॉक ने ऑलरेडी एक मूव दिखा दिया है। तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 178 का लगाइए, टारगेट 195 के रहेंगे। 178 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर 195 का वेट कीजिए। अरविंद में ये सलाह है मानस जी की। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं मिड कैप के महारथी सेगमेंट का। और आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी। शुक्रिया हेमांग सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। अपनी पिक बताइए सर, आज कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, क्या कहां दांव लगाने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा जो पहला पिक है वो है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। करंट प्राइस 84 के आसपास है, टारगेट रहेगा 100, लगभग 20 से 22% की अपसाइड देख रहे हैं। तो ये जो कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, वो लार्जेस्ट डक्टाइल आयरन कंपनी है और बहुत ही अच्छा कंपनी के पास एक्सपोर्ट बेस है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप वगैरह वगैरह। तो उसमें दो ट्रिगर देख रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो स्यूएज सिस्टम है उसके अंदर जो रिवैम्प और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। उसके अलावा जो जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेक किया है, उसमें भी बहुत सारे हाउस होल्ड्स को ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई के लिए काम होंगे, उसमें ये कंपनी को बड़ा फायदा होगा। तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा कर रहा है कंपनी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस लगातार 2-3 क्वार्टर से अच्छी आ रही है और टेक्निकल जो पैटर्न है वो भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 20 से 22% की अपसाइड के लिए काम किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रो स्टील यहाँ पर पसंद आ रही है हेमांग जी को। सर आपकी दूसरी पिक कौन सी होगी हेमांग सर? कुल जो मेरी दूसरी पिक है वो है पीसीबीएल, जिसको हम फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंपनी जो कार्बन ब्लैक बनाती है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और उसकी जो यूसेज है वो अलग अलग कंपनीज में जैसे इंक्स, पेंट्स, कोटिंग ये सब में पाई जाती है। और इसका जो ऑटो रिलेटेड सेगमेंट है उसमें हम बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं और कंपनी ने अभी रिसेंटली एक नया फेज भी चालू किया है कैपेसिटी का 84,000 टन्स का। तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा और लगातार जो वैल्यू प्रपोजिशन है और मार्केट शेयर है वो कंपनी की बढ़ रही है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा मिड कैप पिक है विद प्राइस टारगेट ऑफ 230 रुपीज। 230 रुपए के टारगेट के लिए पीसीबीएल 6 महीने में यहाँ से करीब करीब 15% के आसपास की तेजी इनको दिख रही है हेमांग सर को। और साथ ही दूसरी कॉल इलेक्ट्रो स्टील जो 85 से 100 रुपए तक जा सकती है, अभी भी 85 रुपए के नीचे है। 6 महीने में 20% के आसपास की तेजी इलेक्ट्रो स्टील में हेमांग सर को लग रही है। शुक्रिया हेमांग सर आपका और मानस जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है अक्टूबर महीने के किस तरह के सेल्स के आंकड़े ऑटो कंपनियों के रह सकते हैं वो बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि बताइए किस तरह के नंबर की उम्मीद लेकर चल रही है, क्या लग रहा है, क्या त्योहारों से पहले अच्छे नंबर्स की उम्मीद करें क्या? जी बिल्कुल, अच्छे नंबर्स की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि अक्टूबर का महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर था यानी पहले 15 दिन वहाँ पे श्राद्ध था, जिस समय हम अगर इन भारतीय बाज़ारों की बात करें तो बिक्री और जो खरीदारी होती है उस पर असर ज़रूर रहता है। बट जो सेकेंड हाफ अक्टूबर महीने का था वहाँ पर ज़ोरों शोरों से खरीदारी हुई है। नवरात्रि, दशहरा मनाया गया पूरे भारतवर्ष में और जिसके चलते दो खास सेगमेंट्स पर आपको नज़र रखनी है, पैसेंजर व्हीकल और साथ ही टू व्हीलर सेगमेंट
सेगमेंट इस बार कम बैक कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और जो दशहरे की जो बिक्री के आंकड़े फिलहाल देखने को मिले हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग भी है। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम सभी कंपनी से उम्मीद कर रहे हैं कि महीने दर महीने एक सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट इसमें ध्यान ज़रूर रखना होगा कि जो एसयूवीज़ की बिक्री है यहाँ पे फिर से भारी पड़ती हुई नज़र आई है। जो डिलीवरीज है वो ज़्यादा हुई है, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज की दिक्कतें थी वो हमने पीछे छोड़ दी हैं, और साथ ही जो एंट्री लेवल मॉडल्स है वहाँ पे भी डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा इस बार देखने को मिले, और इन सभी के चलते जो रिटेल बिक्री देखने को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। पर टू व्हीलर सेगमेंट पे आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो डीलर्स की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है, खास तौर रूरल रिकवरी कुछ जगहों पे ऐसे संकेत दे रही है कि रूरल में रिकवरी के संकेत हैं। और साथ ही अगर हम देखें टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स, इन सभी में महीने दर महीने की तो हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, पर हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स इसमें डबल डिजिट ग्रोथ की हमें उम्मीद है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा बिक्री देखने को मिलती, क्योंकि सितंबर इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मंथ रहता है। उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर इस बार देखने को मिल सकता है। और आखिरी में ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा कुछ संकेत तो इस बार नहीं देखने को मिले, क्योंकि इस बार शायद आपको सिर्फ पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स पे ही नज़र रखनी है, पर ट्रैक्टर्स की बिक्री भी इस बार ठीक ठाक रह सकती है। M&M से उम्मीद है कि 45,000 आंकड़े बेचेंगे, और एस्कॉर्ट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12,800 यूनिट्स इस बार कंपनी बेचती हुई आएगी। तो ये थी उम्मीदें, पर खास तौर से नजर रखिएगा टू व्हीलर सेगमेंट पे, जहां पे हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, इन सभी की बिक्री इस बार काफ़ी अच्छी हुई है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से कंपनीज प्रदर्शन करती हैं। ओके, शुक्रिया सृष्टि पूरी डिटेल्स बताने के लिए। कि अनुमान क्या लग रहा है, क्योंकि त्योहारी मौसम है तो डेफिनेटली अच्छी बिक्री की उम्मीद तो हुई।